मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आपको 7वें क्लास का प्रश्नमाला 9A पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले कल के वीडियो मैंने आपको नोटिस किया था कि आपके पास फर्स्ट टर्म का जितना लेसन है उतना नोट्स मैंने भेज दिया है। आप उसका उपयोग करके अपने फेयर को कंप्लीट करें। जो एक्सरसाइज आपके पास नहीं है उसको मुझे कमेंट करें, मैं उस एक्सरसाइज को फिर से आपके पास भेजता हूँ। क्योंकि स्कूल खुलने के बाद मैं किसी बच्चे से ये नहीं सुनना चाहूँगा कि सर मेरा फेयर कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे 1 दिन या 2 दिन का समय दिया जाए। इस बात को आपको ध्यान रखें। आपको फर्स्ट टर्म में 16 या 17 एक्सरसाइज पढ़ना है। फर्स्ट टर्म में आपको 16 एक्सरसाइज पढ़ना है। 16 एक्सरसाइज का नोट्स मैंने आपके पास भेजा। आप इस 16 एक्सरसाइज को ग्रुप से बना के फेयर को कंप्लीट करें। अब हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु पे। देखो, अब आज हम लोग पढ़ेंगे ज्यामितीय आकृतियों के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्वांशम और समरूप। जितनी भी ज्यामितीय आकृति होती है उनके गुण के बारे में, उनके पहचान के बारे में, वो कैसे एक दूसरे से एक समान है कि एक दूसरे से भिन्न है, इसकी पहचान करें। यहाँ पे बाबू आ रहे हैं, आज हम 2 ही शब्द के बारे में जानेंगे आज, समरूप और सर्वांशम। तो सबसे पहले कहिएगा सर सर्वांशम क्या है? सर्वांशम तो देखो, मैंने सर्वांशम को एक डाटा के माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूँ। सर्वांशम को हम 3 भागों में तोड़ेंगे। सर्व अंग समान, सर्व अंग समान। सर्व मने हो गया सभी, अंग मने भाग, समान मीन्स बराबर। यानी वैसी ज्यामितीय आकृति जिसके सभी भाग, सभी अंग आपस में बराबर हो, तो उन्हें हम लोग सर्वांशम आकृति कहेंगे। वैसी ज्यामितीय आकृति जिसके सभी भाग या सभी अंग आपस में बराबर हो, तो उन्हें हम सर्वांशम आकृति कहेंगे। और सर्वांशम का चिन्ह होता है बराबर के ऊपर एस बनाना। सर्वांशम का चिन्ह क्या होता है? बराबर के ऊपर आप लोग एस बनाइएगा। तो सर्वांशम की परिभाषा तो नाम से ही उसकी आ जाती है। वैसी आकृति जिसके सभी अंग आपस में समान होते हैं उसे हम लोग सर्वांशम आकृति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बाबू मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको 2 त्रिभुज दिया, तो जैसे ABC और PQR, और यह सर्वांशम का चिन्ह भी यहाँ पर मैंने दिया। सर्वांशम का चिन्ह आप बना सकते हैं, बराबर के ऊपर एस बना दीजिएगा। तो अगर यह सर्वांशम है तो इसकी पहली भुजा इसकी पहली भुजा के बराबर होगी, इसकी दूसरी भुजा इसकी दूसरी भुजा के बराबर होगी, और इसकी तीसरी भुजा तीसरी भुजा के बराबर होगी। कोण A होगा कोण P के, कोण B होगा कोण Q के, कोण C होगा कोण R के। यानी त्रिभुज ABC का सारा भाग त्रिभुज PQR के भाग के बराबर है, तभी यह आकृति क्या होती है? सर्वांशम आकृति होती है। अगर इसका भाग उसके भाग के बराबर नहीं होता है तो सर्वांशम आकृति हम उसे नहीं कहेंगे। तो इसलिए आप समझ गए कि अगर त्रिभुज है, चतुर्भुज है, तो उसको सर्वांशम होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक कोण आपस में बराबर होना चाहिए, विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। यानी एक आकृति का प्रत्येक भाग दूसरे आकृति के प्रत्येक भाग के बराबर होता है, तो उस आकृति को हम लोग सर्वांशम आकृति कहते हैं। अगर वृत्त है तो वृत्त
दो वृत्त को सर्वांगसम होने की क्या शर्त होनी चाहिए? उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर है तो दोनों वृत्त क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा अंग आता है समरूप आकृति। समरूप, तो इसको भी मैंने दो भाग में जोड़ा है, समजोड़ रूप। समान रूप माने बनावट आकृति, यानी वैसी आकृतियां जिनका बनावट एक जैसा, जिसका आकार एक जैसा हो लेकिन उसका मान बराबर नहीं हो। इसमें मान और आकार दोनों बराबर होता है, इसमें सिर्फ आकार। जैसे मान लेते हैं ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी। देखो ये तीनों जो है वृत्त है, तीनों गोल है, देखने में तो एक रूप के समान है, लेकिन क्या तीनों का मान आपस में बराबर आएगा? तीनों की परिधि बराबर होगी? तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न है। जैसे हम लोग, हमारे क्लास में हम जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, सब लोग समरूप हैं, क्योंकि हम सबका रूप एक जैसा है, लेकिन हमारा वैल्यू क्या है, हमारा मान क्या बराबर नहीं है। कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई वजन में ज्यादा हो रहा है, तो हमारा जो मान जो होता है अलग होता है, लेकिन हमारी जो बनावट है, जो रूप है, वो एक दूसरे के समान है। तो हम सब एक दूसरे क्या हो गए? समरूप हो गए, लेकिन सर्वांगसम नहीं हुए। तो समरूप और सर्वांगसम दोनों आकृतियों में आपको मैंने अंतर बताया। समरूप का चिन्ह बाबू क्या होता है? तो समरूप का चिन्ह होता है सिर्फ एस बना दो, इस तरह से, इसके नीचे बराबर नहीं लगता। बराबर लगा दिए तो सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम बराबर का मतलब क्या हो गया? इसका मान भी बराबर है और रूप भी बराबर है, समान है, इसलिए वो सर्वांगसम हो गए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये समरूप का चिन्ह दिए हैं कि रूप एक जैसा है, बनावट एक जैसा है, लेकिन उसका मान एक समान नहीं है। तो आप सर्वांगसम और समरूप में अंतर समझें। अगर कोई दो छड़ है, दो स्टिक ही मान लो या अपना चौक मान लो कि क्या यह सर्वांगसम है, तो देखो बाबू इन दोनों को हम देखते हैं, दोनों एक इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है, क्योंकि इनकी बनावट, आकार और मान, लंबाई, मोटाई क्या है इसका बराबर, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? सर्वांगसम है। लेकिन एक छोटा सा चौक ले लेते, एक बड़ा चौक लेते, यह क्या सर्वांगसम है? तो नहीं, सर्वांगसम नहीं है, समरूप है, क्योंकि रूप तो एक जैसा है इनका, लेकिन बराबर नहीं है एक दूसरे के। तो सर्वांगसम और समरूप के बारे में आप समझ गए। अब आते हैं हम विषय वस्तु पे। तो विषय वस्तु में ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का, वस्तुनिष्ठ टाइप का, इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, ठीक है। चलिए, इसमें बाबू ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए और शाम को हमसे बात कीजिए कि सर इस क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत हो रही है, मैं उन सारी समस्याओं को हल कर दूँ। निम्नलिखित लंबाई के युग्मों की रेखाखंडों की कल्पना कीजिए, इसमें कौन युग्म सर्वांगसम? एगो मीटर में, एगो सीएम में, तो क्या सर्वांगसम होगा? मीटर इतना बड़ा होगा, सीएम इतना छोटा होगा, तो क्या यह संभव है? तो नहीं। 5 सीएम और 5 सीएम सर्वांगसम है, क्योंकि दोनों 5-5 सीएम का है। 5 मीटर और 5 डेसीमीटर नहीं है। इस तरह से दूरी जो दी हुई है, तो जब समान इकाई में दोनों मान दिया हुआ है तो समरूप। कभी कभी आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे सकता है 5 मीटर और 500 सीएम, क्या ये दोनों समरूप हैं? तो कहेगा सर ये 5 मीटर है, वो 500 सीएम है, तो कैसे होगा? तो भाई देखो ना, यूनिट अलग दिया है, लेकिन उसके मान को क्या किया? बराबर दिया। 500 सीएम में 5 मीटर नहीं हो जाएगा? तो हाँ, यह सर्वांगसम है। हाँ,
सर्वांशम है, लेकिन अगर बदलने के बाद भी दोनों का मान आपस में बराबर नहीं आता है तो वह सर्वांशम नहीं। इस तरह से इस अध्याय को बाबू आप बनाएंगे। बनाने के बाद आप मुझे शाम को 6 से 8 के बीच में कॉल करके पूछ सकते हैं और उसी समय इस लेसन को आप मुझे भेजिएगा बना के, ताकि मैं देखूंगा कितना सही आता है। ठीक है, फिर मैं कल के लिए अगला वीडियो डालूंगा। और एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि आप 16 पार्ट का आज मैं फिर सिलेबस लिखकर भेजता हूं फोटो खींच के, 16 पार्ट का फिर आप पूरा कर ले। अगर आपके पास कोई पार्ट नहीं है तो आप मुझे कहें कि सर ये एक्सरसाइज मेरे पास नहीं है, मैं उसको आपके पास फिर से भेजूंगा। ठीक है, थैंक यू।